नमस्कार बच्चों। अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, नदर्न इंडिया में हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, तो उस टाइम में सदर्न इंडिया में भी तो कोई ना कोई रूल कर ही रहा होगा। तो अब हम सदर्न इंडिया के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आता है इसमें चालुक्यास ऑफ वातापी। तो चालुक्यास का जो रूलिंग टाइम है वो बता रखा है 543 से लेकर 755 एडी तक। इतने टाइम तक चालुक्यास ने रूल किया था। दी वाकाटक पावर वॉज फॉलोड बाई चालुक्यास। तो वाकाटक एम्पायर के बाद चालुक्यास ने रूल किया था। जो वाकाटक की पावर थी वो सभी बाद में चालुक्यास की हो गई थी। चालुक्यास एस्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट वातापी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका। तो चालुक्यास ने अपनी राजधानी वातापी बनाई, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलकेशिन II के बारे में। तो पुलकेशिन II ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। तो नदर्न इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? हर्षवर्धन, ठीक है। उन्होंने नदर्न इंडिया पूरा अपने कब्जे में कर लिया था, सब कुछ जीत लिया था। उसके बाद नदर्न इंडिया से वो सदर्न इंडिया के साइड जाने लग गए हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने सोचा चलो अब तो सदर्न इंडिया की बारी है, क्यों ना अब इसको जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाए। लेकिन जो पुलकेशिन II हैं, इन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत को जीतने से रोक लिया था। तो यही बता रखा है थर्ड पॉइंट में, पुलकेशिन II वॉज एबल टू चेक हर्षाज डिज़ाइन टू कन्क्वेयर डेक्कन। तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत को जीतने से रोका। नेक्स्ट इज आइहोल इंस्क्रिप्शन इज एन यूलॉजी रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो पुलकेशिन II के एक पोएट थे, कोर्ट पोएट, जिसको आप दरबारी कवि कह सकते हैं। तो पुलकेशिन II के दरबारी कवि, जिनका नाम है रवि कीर्ति, उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा जिसका नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन। और इस इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन II राजा की तारीफ़ें लिखी थी, प्रशंसा थी, ठीक है। जो भी अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल करी पुलकेशिन II ने, उन सभी के बारे में रवि कीर्ति ने इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। He sent an ambassador to the Persian king Khusro II in 625 AD and also received one from him। तो पुलकेशिन II ने 625 AD में राजा खुसरो II के पास अपना एक दूत भेजा था और कुछ ना कुछ संदेश भेजा होगा। देखो, पुलकेशिन II ने पहले अपना एक दूत भेजा, कहाँ पर? राजा खुसरो के पास, ठीक है। और दूत क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कुछ राजा को कोई ना कोई मैसेज दूसरे राजा के पास पहुंचाने होते हैं, ठीक है। तो पुलकेशिन II ने अपना दूत भेजा राजा खुसरो के पास। उसके बाद खुसरो राजा ने अपना एक दूत भेजा पुलकेशिन II राजा के पास। पहले के टाइम में ऐसे ही सारे मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे। कभी कबूतर से पहुंचाए जा रहे हैं कोई संदेश, कोई उनके दूत जा रहे हैं दूसरी जगह पे, जब जाके उनके मैसेज को डिलीवर किया जा रहा है दूसरे राजा के पास, ठीक है। तो यही एक मोड था कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है द चाइनीज़ पिलग्रिम ह्वेनसांग विजिटेड हिज किंगडम। तो ये ह्वेनसांग से आप थोड़े से फेमिलियर होंगे, ये हर्षवर्धन के दरबार में भी आए थे, ठीक है। तो ह्वेनसांग आए हर्षवर्धन के बाद पुलकेशिन II के दरबार में। यहाँ पर भी उन्होंने सब कुछ नोट किया कि लोग कैसे रहते हैं, क्या खान पीन है उनका, ठीक है, कैसे कपड़े पहनते हैं, नेचर कैसा है लोगों का, राजा कैसे रहता है, मतलब सब चीज़ों के बारे में उन्होंने नोट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पल्लवा रूलर नरसिम्हवर्म मामल invaded the Chalukya kingdom, killed Pulkeshi II and captured Vatapi. He adopted the title of Vatapi Kond, that is the conqueror of Vatapi। तो एक पल्लवा राजे थे जिनका नाम है नरसिंह वर्मन, ठीक है। इन्होंने चालुक्य साम्राज्य पर हमला करा था और पुलकेशिन II को मार दिया था, ठीक है। तो नरसिम्ह वर्मा
इन्होंने अटैक किया किस पर? पुलकेशिन II पर। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन II को हराकर इनका पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया, ठीक है, और वातापी पर कब्जा कर लिया। और इन्होंने एक टाइटल भी अटेन कर लिया था जो कि है वातापी कोंडा, जिसका मतलब होता है कनक्वेरर ऑफ वातापी, यानी वातापी का विजेता। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 757 AD चालुक्याज वर ओवरथ्रोन बाय देयर फ्यूडेटरीज द राष्ट्रकूतास। अब 757 AD में जो फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज मतलब चालुक्याज के अंडर जो थे, ठीक है, अधीन थे। और चालुक्याज के अंडर कौन थे? राष्ट्रकूताज। राष्ट्रकूताज ने 757 AD में चालुक्याज को हराकर साइड कर दिया और खुद राज करने लग गए थे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसका एक छोटा अधिकारी है कोई, तो जो बॉस है, बॉस बहुत ही ज़्यादा रूड है, ठीक है, वो सभी को अपने अंडर रखता है, सभी इनके अंडर काम करते हैं और सबके साथ रूड बिहेवियर रखते हैं, किसी से भी प्यार से बात नहीं करते। तो ये जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, अगर उनके मन में ऐसे आ जाए एक दिन कि अच्छा बहुत ज़्यादा बोलता है ये तो बॉस, चलो इसको सबक सिखाया जाए, तो ये सभी अधिकारी मिलके इस बॉस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और बॉस की जगह खुद बैठ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ फ्यूडेटरीज थे चालुक्या के अधीन थे वो लोग, तो उन लोगों ने क्या किया, चालुक्याज को हराकर खुद राज करने लग गए थे। तो ये हो गया है चालुक्याज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है वेसर स्टाइल और डेक्कन स्टाइल। ये कुछ शैलियाँ हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द चालुक्याज बिगेन द वेसर स्टाइल और डेक्कन स्टाइल इन बिल्डिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स which however reached culmination only under the राष्ट्रकूतास and the होयसलास। तो जो चालुक्यास थे, इन लोगों ने वेसर स्टाइल में मंदिर बनाना स्टार्ट करा था, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना कि इन्होंने स्टार्ट किया है, चालुक्यास ने स्टार्ट करा है। और ये जो वेसर शैली है, वेसर स्टाइल, ये अपने एक्सट्रीम पीक पर, एक्सट्रीम लेवल पर कब पहुंची थी? जब राष्ट्रकूतास का रूल था और उसके साथ साथ होयसालास का भी रूल था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी एक नई कला को स्टार्ट करता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाएंगे सभी लोग। आगे की जो जनरेशन होगी वो उस पर्टिकुलर आर्ट को, पर्टिकुलर कला को और ज़्यादा मॉडिफाई करके उसको और ज़्यादा बेहतर बना देगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो हुई पहले, जैसे मान लेते हैं T = T1 है, ठीक है, इस टाइम पर कोई भी आर्ट स्टार्ट हुई है, और T = T5 इस टाइम पर ये जो कला है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो ऐसा ही हुआ था चालुक्यास के साथ कि चालुक्यास ने वेसर स्टाइल में मंदिर बनाना स्टार्ट करे थे, लेकिन जब चालुक्यास का जो रूल था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद राष्ट्रकूतास आए, तो उस टाइम पे वो जो वेसर स्टाइल है वो और ज़्यादा मॉडिफाई होके और ज़्यादा बेहतर होके अच्छी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिमेंट्स ऑफ चालुक्यास टेम्पल्स। कुछ चालुक्यन टेम्पल्स के बारे में बता रखा है, कुछ वेसर स्टाइल में बने थे और कुछ नागर स्टाइल में बने थे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से टेम्पल्स हैं। तो पहला आता है वेसर स्टाइल। तो वेसर स्टाइल में बने थे जिनेंद्र मंदिर, विष्णु मंदिर, देन लाद खान मंदिर और दुर्गा मंदिर। ये 4 मंदिर बने थे वेसर स्टाइल में। और जो दूसरा स्टाइल है नागर स्टाइल, इसमें बस एक ही मंदिर बना था जिसका नाम है पापनाथ टेम्पल। और थर्ड स्टाइल आता है इसमें द्रविड़ स्टाइल। इसमें बने थे 2 टेम्पल, पहला का नाम है विरूपाक्ष और दूसरा है संगमेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट आता है पल्लवास ऑफ कांची। अब पल्लवास ने कितने टाइम तक रूल करा था?
575 से लेकर 575 AD से लेकर 897 AD तक पल्लवाज ने रूल किया था। देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पल्लवाज। पॉसिबली द पल्लवाज वर अ लोकल ट्राइब हु स्टेब्लिश्ड देयर अथॉरिटी इन द तोंडाई मंडलम और द लैंड ऑफ क्रीपर्स। तो पल्लवाज की ओरिजिन को लेकर हमेशा एक कंट्रोवर्सी ही रहती है। सब इस पे अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई पल्लवाज यहाँ से आए थे, फिर कोई बोलता है नहीं नहीं पल्लवाज तो दूसरी जगह से आए थे। तो इन्हीं सभी ओपिनियंस में से एक ओपिनियन ये भी होता है कि शायद पल्लवाज एक लोकल ट्राइब है जो तोंडाई मंडलम में रहकर वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार बना लिया था। आप इसका ही समझ सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर कोई दूसरी जगह से एक इंसान आ गया, ठीक है, और वहाँ पर वो रह रहा है लगभग 25-30 साल से लगातार वहीं पर रह रहा है। तो एक टाइप से खुद को ये समझेगा कि हाँ मैं तो यहीं का ही हूँ। अब वो कहीं भी दूसरी जगह जाएगा, थोड़े दिनों के लिए, से 1 महीने के लिए चला गया कहीं घूमने, ठीक है, वहाँ पर 1 महीने के लिए जहाँ पर घूमने गया वहाँ के लोग पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, तो वो क्या बताएगा, जहाँ पर ये अभी 25-30 साल से रह रहा था उसी जगह का नाम लेगा। यानी कि इस इंसान ने यहाँ पर एक अपना अधिकार बना लिया। तो वैसे ही जो लोकल ट्राइब्स थी पल्लवाज की, उन्होंने तोंडाई मंडलम में अपना अधिकार बना लिया था। नेक्स्ट आता है देवर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज एंड देयर कैपिटल वॉज कांची। तो पल्लवाज लोग रूढ़िवादी ब्राह्मणिकल हिंदू थे और इनकी जो राजधानी है कैपिटल वो कांची थी। नेक्स्ट है बोथ चालुक्यास एंड पांड्याज ट्राइड टू इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो चालुक्यास ने भी और पल्लवाज ने भी, इन दोनों ने ही कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के बीच के एरिया पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करी थी। द पल्लवा किंग नरसिम्हवर्मन occupied Chalukyan capital Vatapi in about 642 AD and assumed the title of Vatapi Kond, that is conqueror of Vatapi। अब देखो ये सेम पॉइंट आ गया जो हमने चालुक्य वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो नरसिम्हवर्मन ने चालुक्यंस को हराकर वहाँ पर अपना कब्जा बना लिया था और ख़ुद को एक टाइटल भी दे दिया था, दैट इज़ वतापी कोंड। वतापी कोंड का मतलब क्या है, कन्क्वेरर ऑफ वतापी, यानी वतापी का विजेता। नेक्स्ट पॉइंट आता है पल्लवास वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो पल्लवास ने इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने में मदद करी थी। जैसे कि आजकल लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अपने इंडिया की परंपराएं फैलाते हैं, वैसे ही पल्लवास ने भी अपनी संस्कृति वहाँ तक पहुँचाई थी साउथ ईस्ट एशिया में। टिल द 8th century AD पल्लवा इन्फ्लुएंस वर प्रीडोमिनेंट इन कंबोडिया। The Pallava type of शिखर is to be found in the temples of Java, Cambodia and Annam। तो 8th century तक कंबोडिया में पल्लवास का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा था और पल्लवास की जो शिखर स्टाइल है वो जावा, कंबोडिया और अन्नम के मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पल्लवास के आर्ट के बारे में। तो स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। Pallavas began the Dravid style of temple architecture which reached culmination under the rule of Cholas। तो पल्लवास ने जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ स्टाइल, उसमें मंदिर बनाना स्टार्ट करे थे। ठीक है, और ये जो स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल, ये आगे चलकर चोलास के टाइम पे और ज़्यादा मॉडिफाई हो गई थी। The development of temple architecture, particularly Dravid style, under the Pallavas can be seen in 4 stages। जैसे कोई नया फैशन स्टार्ट होता है और फिर वो बाद में दूसरे लोग भी उस फैशन को अपना लेते हैं। जैसे एक फैशन अभी स्टार्ट हुआ था ना, बीच सी में से फटी हुई जीन्स पहनने लग गए थे लोग, तो सब लोग उसको अपनाने लग गए, सभी फटी जीन्स पहन रहे हैं। तो वैसे ही जो द्रविड़ स्टाइल है वो पल्लवास ने स्टार्ट करी थी और चोलास ने उसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया था। तो पल्लवास की रूलिंग टाइम में टेम्पल आर्किटेक्चर, खासकर द्रविड़ स्टाइल, 4 स्टेजेस में डेवलप हुई थी। तो उन 4 स्टेजेस को अब हम पढ़ेंगे।
तो इसमें पहला आता है महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने कब तक रूल किया था? 600 AD से लेकर 630 AD तक। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय में भैरवकोना और उंदवली में मंदिर बनवाए गए थे। नेक्स्ट है मामल ग्रुप। तो जो राजा हैं, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने मंडप टेम्पल और रथ टेम्पल बनवाए थे। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। नेक्स्ट आता है राजसिम ग्रुप। तो इसमें जो है नरसिंह वर्मन 2, इन्होंने कांची में तो बनवाया था कैलाशनाथ और वैकुंठ परमल मंदिर, और महाबलीपुरम में बनवाया था शोर मंदिर। तो नेक्स्ट है अपराजित ग्रुप। तो नंदी वर्मन अपराजित, इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया था? 879 से लेकर 897 AD। तो नंदी वर्मन ने कांची में तो बनवाए थे मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर मंदिर, और गुड्डी मल्लम में बनवाया था पारशुर रामेश्वर मंदिर। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से राजा ने कौन से मंदिर बनवाए थे, ठीक है। और ये मंदिर कित बनवाए थे ये भी याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लवास ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स इन साउथ इंडिया। तो पल्लवास ने साउथ इंडिया में स्कल्पचर्स के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पल्लवा स्कल्पचर इज indebted largely to the Buddhist tradition. It is more monumental and linear in form, thus avoiding the typical ornamentation of the Deccan sculpture. तो पल्लवास का स्कल्पचर लार्जली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से था, और ये जो स्कल्पचर्स थे ये काफ़ी बड़े थे और लीनियर फॉर्म में थे। लीनियर फॉर्म में मतलब सिंपल थे, कोई ज़्यादा उसमें सजावट नहीं करी गई थी, टिपिकल ऑर्नामेंटेशन नहीं था, ठीक है, फालतू की सजावट से बचा गया था। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द डेसेंट ऑफ गंगा और अर्जुनास पेनेंस एट मामल्लपुरम। तो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल आता है स्कल्पचर्स का डेसेंट्स ऑफ गंगा एंड अर्जुनास पेनेंस। पेनेंस मतलब कि तपस्या, ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? महाबलीपुरम में। अब नेक्स्ट टेबल में कुछ डायनेस्टीज़ बता रखी हैं और उनके फाउंडर, जो अभी आपने अब तक पढ़े हैं ना सभी डायनेस्टी, उन सभी के फाउंडर्स के नाम दे रखे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट डायनेस्टी आती है चालुक्यास ऑफ वतापी। इसके फाउंडर हैं जया सिम्हा। गंगा ऑफ तालक्कड़ के हैं कोनकनी वर्मा। गुप्ताज ऑफ मगध के श्री गुप्ता हैं। नेक्स्ट है कदम्बास ऑफ वाराणसी। इसके फाउंडर है मयूर शर्मन। द किंगडम ऑफ गॉड, इसके शशांक फाउंडर हैं। किंगडम ऑफ थानेश्वर के हैं पुष्यभूति। द लेटर गुप्ताज ऑफ मगध मालवा, इसके फाउंडर है कृष्ण गुप्ता। मैत्रेक्स ऑफ वल्लभी, इसके हैं भटारका। नेक्स्ट है मोखारीज ऑफ कन्नौज, इसके फाउंडर हैं यज्ञवर्मन। पल्लवास के फाउंडर हैं सिंहवर्मन। पांड्यास ऑफ मदुरई के फाउंडर हैं कोडुंगन। नेक्स्ट है वकाटक, इसके फाउंडर है विंध्याशक्ति, ठीक है। तो इन डायनेस्टीज़ का और इनके फाउंडर का इसको आप याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उसका पोर्शन कंप्लीट होता है। तो अगली क्लास से हम मेडिवियल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेडिवियल फेज़ में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपकी स्माइली ये रही, स्माइली की तरह हंसते रहो और अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है। एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम मेडिवियल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।